दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके विशेषाधिकार को समझेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने राष्ट्रपति का जो भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान किया गया उसको हमने डिस्कस किया था। तो हमने आपके सामने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि भाग 5 और भाग 5 में जो अध्याय 1 है, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे संघीय कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? इसी को संघीय कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और संघीय कार्यपालिका का उल्लेख हमने कहा था अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच इसमें उल्लेख किया गया है। यानी कि जब हम इसकी 52 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। और क्या शामिल होगा? इसमें उपराष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। और इसमें क्या शामिल होगा? इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। और किसको शामिल किया जाता? तो इसमें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है। तो इतनी बातें आप पहले ध्यान रखिएगा। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है। अब हम अगर बात करें, यहाँ शुरुआत हमने भारत के राष्ट्रपति से किया था, तो आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति को और डिटेल में समझने की यानी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और हमने कहा था कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी को संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। कौन कौन से 2 प्रमुख होते हैं? 2 मुखिया कौन होते हैं? एक होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, इसी को क्या कहा जाता है? रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये कौन होता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री पीएम होता है। ध्यान रखिएगा। यानी इसी को वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को किस नाम से जाना जाता? तो इसी को जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसी को सरकार का मुखिया किस नाम से जाना जाता? इसी को सरकार के मुखिया के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता? इसी को सरकार के मुखिया, सरकार का मुखिया या सरकार के प्रमुख के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में इसके पास सारी शक्तियां होती हैं, तो इसी को एक शब्द से यूज किया जाता है, यानी इसी को डी फैक्टो, इसी को डी फैक्टो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें, अभी दूसरा क्या होता है, यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष, या इसी को कार्यपालिका का, इसी को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, यह भारत का राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास रियल में पावर नहीं होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद गठित होती है, उसके द्वारा जो सुझाव, जो सहायता एवं परामर्श दिया जाता है, उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति स्वयं से, भारत के राष्ट्रपति स्वयं से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए जो भारत के राष्ट्रपति का पद है, ये अलंकारिक, इसी को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसी को अलंकारिक पद के नाम से, अलंकारिक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए एक शब्द भी प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसी को, चूंकि इसके पास रियल में शक्तियां नहीं होती, केवल देखने से लगता है कि राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी राष्ट्रपति के नाम से शक्तियों का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन रियल में राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग, वो नाम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा रियल में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता? इसी को डी ज्योर, इसी को डी ज्योर, डी ज्योर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार का मुखिया पूछा जाए या कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, तो ये आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के पद को डी फैक्टो के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सरकार का, यानी राष्ट्र का वास्तविक, राष्ट्र का या राष्ट्राध्यक्ष या कार्यपालिका का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूछा जाए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 53 में हमने आपको बताया था। ये हमने क्या बताया था? यानी अनुच्छेद 53 में आप जाएंगे, किस में जाएंगे? अनुच्छेद 53 में जाएंगे, अनुच्छेद 53 में जाएंगे, तो इसमें किसमें? तो अनुच्छेद 53 में जाएंगे। तो हमने आपको कहा था, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52, हमने आपको क्या कहा था? अनुच्छेद 52, 52 में हमने कहा था, इसमें लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में बात की गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 52 में बात की गई। लेकिन अनुच्छेद जो 53 है, इसी के बाद याद करिए, हमने आपको बताया था अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, यह कार्यपालिका का, यह कार्यपालिका का, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। और इसी अनुच्छेद 53 में लिखा गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, यह तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, और तीनों सेनाओं का मतलब बोले तो कौन कौन हो गया? एक तो आपकी थल सेना हो गई,
एक आपकी कौन हो गई, वायुसेना हो गई, और एक आपका कौन हो गया, नौसेना, या जिसे जल सेना के नाम से जाना जाता, यानी नौसेना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, सर्वोच्च कमांडर भी होता है, सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसका मतलब आप तनिक समझने की कोशिश करिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, चाहे वो वायुसेना के प्रमुख हों, चाहे वो थल सेना के प्रमुख हों, चाहे वो नौसेना के प्रमुख हों, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि चाहे ये थल यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति, यानी थल सेना, थल सेना, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, नौसेना, इन तीनों यानी इनके प्रमुखों की नियुक्ति, प्रमुखों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो आर्मी प्रमुख सुनते हो, वायु सेना का प्रमुख, नौसेना का प्रमुख, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये भारत के जो तीनों ये प्रमुख हैं, तीनों प्रमुख, तीनों प्रमुख, तीनों प्रमुख भारत के राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी कौन सा, प्रसाद पर्यंत पद, इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है, ऑफिस ऑफ प्लीजर, इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख को पद से हटा सकता। यानी जो ये तीनों सेना के प्रमुख हैं, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख को कभी भी भारत का राष्ट्रपति चाहे तो इन तीनों को यानी क्या कर सकता है, पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह चाहे तो इनको कभी भी पद से हटा सकता है। इसके अलावा और क्या भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, ध्यान से समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध, शांति एवं कोई भी समझौता अगर करना है तो ये कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही। कोई भी मान लो हमें इंडिया है, इंडिया का पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना है या चाइना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना है, तो यह युद्ध की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के नाम से देश को संबोधित किया जाता है। या दूसरे देशों के साथ कोई समझौता करना है, कोई संधि करनी है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध, शांति और समझौता किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी क्या कोई युद्ध है तो युद्ध की घोषणा कौन करेगा, तो युद्ध की घोषणा या युद्ध विराम या संधि या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौता या प्रोटोकॉल
लागू किया जाना है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ये सारे संधि समझौता किए जाते हैं। अब यहां पर हम आज की क्लास में और क्या जानने की कोशिश करेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर दी गई है, इसको भी आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम यानी भारत के राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, उसका निर्वाचन व्यवस्था कैसी है, उस प्रक्रिया को भी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जानने व समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अगला हम समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता अर्हता। और इसका उल्लेख किसमें किया गया, तो इसका उल्लेख अर्हता का अनुच्छेद 58 में किया गया है। भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसकी क्या अर्हता होनी चाहिए, तो कौन बन सकता, तो पहला वह भारत का नागरिक हो, वह नागरिक इसका हो, तो इसमें कहा गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कौन व्यक्ति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता, प्रश्न ये है कि किसी भी व्यक्ति को क्या भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, तो यहां ध्यान दीजिए पहला क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। अब इसमें देखो, जैसे अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जन्मजात वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्मजात नागरिकता चाहिए। अगर अमेरिका की भूमि पर आप पैदा हुए हो तब तो भारत का राष्ट्रपति बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। यानी भारत में कोई ये जन्मजात नागरिक होना कहाँ ये जरूरी है, तो यहाँ यूएसए लिख लीजिए। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त है कि वहां का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में शर्त यह है, जब भी आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो उसके पहले आप क्या, यानी आप भारत की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हो तो आप भारत के नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति आप बन सकते हो। तो पहली कंडीशन यहां भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहला सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या, यानी दूसरी क्या इसमें भारत में और क्या होनी चाहिए, तो दूसरी यहां समझिएगा भारत में कि आपकी कम से कम आयु, आपकी न्यूनतम आयु कितनी हो, तो इसमें कहा गया 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगला इसमें क्या बताया गया कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ये तीसरा पॉइंट है, टू बी क्वालिफाइड द मेंबर ऑफ लोकसभा, टू बी क्वालिफाइड द मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी आप लोकसभा का सदस्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अगला तीसरा पॉइंट क्या हुआ, टू बी क्वालिफाइड द मेंबर ऑफ लोकसभा, टू बी क्वालिफाइड द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो इसमें अगला लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या होना चाहिए, कोई भी जब भी आप हो यानी कोई लाभ का पद न धारण करते हो, लाभ का पद नहीं होना चाहिए।
लाभ का पद नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप धारण करते हो तब भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो हमने क्या आपको बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, योग्यता धारित करते हो। और तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करते हो। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हो तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। और ये योग्यताएं किस आर्टिकल में लिखी गई हैं? ये आर्टिकल 58 में लिखी गई हैं। अब अगला अगर हम बात करें, अगर अगला हम बात करें तो इसी के आगे अगला हम बात करें, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए तो आपकी योग्यताएं हो गई। तो यानी योग्यताएं अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकेगा। अब राष्ट्रपति बनेगा तो इसका होता है निर्वाचन। ऐसे तो होगा नहीं कि किसी को भी भारत का राष्ट्रपति बना दिया। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यानी कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद, हमने पीछे भी बताया था, निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो इसमें कहा गया पहले इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का निर्माण होगा। आप कहेंगे ये निर्वाचक मंडल होता क्या है? तो निर्वाचक मंडल में किसको किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और किसको शामिल किया जाता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। और किसको शामिल किया जाता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता। और किसको शामिल किया जाता? तो ये 70वें संविधान संशोधन से, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछेगा, कौन सा? 70वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 2 को और इसमें शामिल किया गया। एक है आपका दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं इनको भी शामिल किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और कहां? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की जो विधानसभा होती हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और साथ में दिल्ली और पांडिचेरी, अलग से ध्यान रखिएगा, इसको 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में इनको भी शामिल किया गया है। अब अगला बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, तो अब आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है?
भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? तो पहला, नामित सदस्य क्यों नहीं शामिल किए जाते? अब सोचिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा और किसी व्यक्ति का नामांकन या नॉमिनेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो ये पूरी तरीके से संभावना है कि उस व्यक्ति का भारत के राष्ट्रपति के प्रति क्या हो, पूर्वाग्रह हो सकता है, उनके पक्ष में वो वोटिंग कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया, नामित सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया। और ये नामित सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। और 12 सदस्य कौन है? तो ये आपका साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से 12 सदस्यों का राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किया जाता है, नामित किया जाता है। तो इन्हें भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। और किसको नहीं शामिल किया जाता? तो ये लोकसभा, अब तो इनको हटा दिया गया। लोकसभा में अनुच्छेद याद करिए 331, इसमें कहा गया 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो नामांकन होता था ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, तो इसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और कौन भारत के राष्ट्रपति में शामिल नहीं होते हैं? तो याद रखिए कि जो राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत, यानी एक सदस्य को एक एंग्लो इंडियन का नामांकन होता था, तो एक जो एंग्लो इंडियन का नामांकन होता था ये भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। और लास्ट में ध्यान रखिए, जो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी ये भारत के राष्ट्रपति प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो जो आपके सामने हमने लिखा है कि कौन कौन शामिल नहीं होते, तो दिमाग में बिल्कुल आप फिट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और कोई भी नामित सदस्य नहीं शामिल होता। तो हमने कहा 12 सदस्यों का नामांकन साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, कहां से? 12 सदस्यों का नामांकन साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किया जाता। तो ये जो राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन है, इनको भारत के राष्ट्रपति की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा हमने कहा लोकसभा, वो तो अब 104वें संविधान संशोधन से हालांकि इसको हटा दिया गया है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए जो लोकसभा में एक अनुच्छेद आपका स्पेसिफिक लिखा गया कि अनुच्छेद 331, और 331 में ये कहा गया कि जो 2 सदस्यों का एंग्लो इंडियन है जो लोकसभा में नामांकन भारत के राष्ट्रपति करता है, और राज्यों की विधानसभा के लिए एक सदस्य का नामांकन अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया जाता, वो भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाते। इसके अलावा और कौन शामिल नहीं होता है? तो हमने कहा विधान परिषद, जिसे आप MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी MLC
यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो इनको हटा करके जो अभी बताया, पीछे हमने कहा कि जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और दिल्ली और पांडिचेरी से जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनको मिला करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज के बाद यानी मेंबरों से जो तैयार होता है, उन्हीं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज, अब ये निर्वाचन किस तरीके से होगा, वो तरीका इसी के बाद एक आर्टिकल है उसमें बताया गया है। तो क्या बताया गया? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 55। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 55 में किया गया। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। तो इसमें बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा, ये होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की means of single transferable वोटिंग सिस्टम। आप कहेंगे कि ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये आखिरकार है क्या? इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का मान लो निर्वाचन होना है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अर्थात एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, मिनोरिटीज होती है, या कहा जाए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी एक दल या पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह पूरे के पूरे राष्ट्र के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के लिए अब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कहा गया अब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करना अनिवार्य है, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और ये अब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है 50% + 1, यानी इसी को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता कि भारत के राष्ट्रपति को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है।
भारत के राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को मिनिमम कोटा प्राप्त करना होता है। अब पहले यहां प्रक्रिया समझ लीजिए। मान लेते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया होती कैसे है, तो मान लेते हैं एक कैंडिडेट ए है, एक बी है, सी है, डी है, ये 4 उम्मीदवार हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं। यानी ए बी सी ये 4 उम्मीदवार हैं। तो ये जो वोटिंग करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, मान लो कोई व्यक्ति राम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम ले सकते, मोहन से पूछा गया कि ए बी सी डी 4 राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए मैदान में है, आप अपनी वोट का प्रेफरेंस तय करिए कि नंबर 1 पे आपका वोट किसको जाएगा। मान लेते हैं कि नंबर 1 पे यानी जो ये नाम लिख लिया, राम ने कहा कि उनका नंबर 1 पे ए को जाएगा, और 2 पे सी को जाएगा, डी को 3 पे जाएगा, और ये 4 पे बी को जाएगा। इसी प्रकार अगला श्याम से पूछा गया आपका क्या, तो इन्होंने कहा बी को हमारा नंबर 1 प्रेफरेंस होगा, ए का क्या होगा 2 पे होगा, और सी का 4 होगा, और डी का क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार और कोई नाम लिख लेते हैं, यानी ये आपका राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। इनसे भी पूछा गया कि बताइए आपका प्रेफरेंस है, 4 कैंडिडेट है मैदान में ए बी सी डी, इनका आप वोट किसको किस प्रेफरेंस में देना चाहोगे। तो इन्होंने कहा कि ए का 4 प्रेफरेंस में होगा, फिर इनका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। फिर आपका कुलदीप से पूछा गया, और मान लो ये सब वोट करने वाले व्यक्ति हैं जो आपको राम, श्याम, मोहन, कुलदीप ये लिख रहे हैं। अब इसमें इनसे पूछा गया आप किसको प्रेफरेंस में देंगे, इन्होंने कहा 1 पे रखेंगे, इनको कहा बी को 3 पे रखेंगे, सी को 4 पे रखेंगे, और डी को 2 पे रखेंगे, ये प्रेफरेंस। अब क्या किया जाएगा कि इसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ कि प्रेफरेंस जो ए कैंडिडेट को ऐसे वोट को इकट्ठा किया जाएगा जिनको, यानी ए ऐसे वोट जिनको ए को नंबर 1 प्रेफरेंस पे जिन लोगों ने रखा है वो वोट इकट्ठा किया जाएगा। इसी प्रकार बी कैंडिडेट को नंबर 1 पे जितने लोगों ने प्रेफरेंस में डाला है उनका वोट को इकट्ठा किया जाएगा। इसी प्रकार सी कैंडिडेट को जिन्होंने नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखा है वो वोट इकट्ठा किया जाएगा, और डी को नंबर 1 प्रेफरेंस पे जिसने रखा है ये वोट इकट्ठा किया जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि कुल डाले गए कुल वैध मतों का 50% प्लस 1A आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी ये वैध मतों का ये कोटा कैसे निकाला जाता है, तो ये कोटा देखा जाएगा कि कोटा किसी ने प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया। कोटा किसी ने प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया। कोटा का मतलब हुआ कुल वैध मत बटा 2 और प्लस 1, ये फार्मूला है। यानी कुल वैध मत जो डाले गए हैं उसका आधा कर दो प्लस 1 कर दो, या इसी को दूसरी भाषा में 50% प्लस 1 के नाम से जाना जाता, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के नाम से जानी जाती है। अगर एक कैंडिडेट को मान लेते हैं 700 लोगों ने वोट किया, इनमें से प्रेफरेंस ए को 300 यानी कितना 351 लोगों ने मान लो प्रेफरेंस एक नंबर पे ए को रखा था, तो ए अब इस दौरान भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर ली है। क्यों? क्योंकि इसे 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो गए। और यह न्यूनतम कोटा जब तक कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं प्राप्त करेगा तब तक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो निर्वाचित नहीं होगा। आप कहेंगे मान लेते हैं कि किसी को भी ये
कुल वैध मत बटा 2+1 यानी 50% +1 का कोटा नहीं प्राप्त हुआ तो क्या होगा? तो इनमें सबसे कम प्रेफरेंस जो सबसे नीचे से प्रेफरेंस में है उसको हटा दिया जाएगा और उसके वोट को बाकी के जो कैंडिडेट है उनके जो जिस प्रेफरेंस में मान लो यहां डी सबसे खराब पोजीशन पे था तो डी के वोट का एबीसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि किसी एक कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ है कि नहीं। यानी न्यूनतम कोटा क्या? कुल वैध मतों का 50% +1 ये न्यूनतम कोटा प्राप्त होना चाहिए और ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 50% +1 अर्थात कुल वैध मत बटा 2+1 वोट प्राप्त नहीं हो जाते। और इस प्रकार यानी 50% +1 वोट भारत के राष्ट्रपति का पद पर जीतने के लिए अनिवार्य चाहिए और यही प्रक्रिया कहलाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता। और यहीं पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये बैलेट पेपर से होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ये होता है सेक्रेट, गुप्त बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से, सेक्रेट बैलेट पेपर से होता है। और ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता कौन है? ये भी ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। यानी भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो एमपी ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है बनिस्पत एमएलए के, तो ये मत का मूल्य भी बराबर किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, या चूंकि समानता तभी तो आएगी, एमएलए व एमपी के मत के मूल्य को बराबर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि एमएलए व एमपी के मत मूल्य को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए यानी वैल्यू ऑफ एमएलए यानी एमएलए के मत मूल्य, और ये एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? उस राज्य की कुल जनसंख्या, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, मान लो यूपी है, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या को इससे कर दिया जाता है, यानी कुल संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य में कुल सदस्यों की संख्या, और इसी को भागा हम देते हैं 1000 से।
कितने से? 1000 से भाग देते हैं, या इसी को दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या भागे यानी कुल एमएलए की संख्या, एमएलए की कुल संख्या, और भाग को हम इनटू में ऐसे 1/1000 भी लिख सकते हैं। अगर इनटू में लिखना हो तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे एमएलए की कुल संख्या इनटू 1/1000। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का हमें निकालना है। किसका निकालना है? उत्तर प्रदेश के एमएलए का मतमूल निकालना है। यूपी के एमएलए का मत मूल्य निकालना है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लिख लो, 19 करोड़ यानी 1998, 1 2 3 4 बटा यानी कुल कितने हैं? 403 उत्तर प्रदेश में। अब 403 को इसको डिवाइड करोगे तो ये निकल करके आएगा 4 चौक 16। इसको आप निकालिएगा तो ये निकालने पे यानी जो आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूपी के मतमूल। इसी प्रकार मान लो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का निकालना है तो यहां अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या इसे लिखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा अरुणाचल प्रदेश के एमएलए, एमएलए की संख्या ये। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और इनको क्या किया जाता है? फिर बराबर किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? फिर इनको बराबर किया जाता है। अब बात आती है कि एमपी और एमएलए के मत मूल्य को बराबर किया गया तो ये आपने सीखा किसका? एमएलए का मत मूल्य निकालना। एमपी का निकालना हो तो एमपी का मत मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा कुल एमएलए के मतों का मूल्य, बटा और बटे में क्या लिखा जाएगा? कुल एमपी की संख्या, कुल एमपी की संख्या। तो इस फार्मूले से हम एमपी के मत मूल्य को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि राज्य विशेष में जैसे उत्तर प्रदेश में देखोगे तो मत मूल्य 208 है। ये एमएलए का मत मूल्य सबसे ज्यादा पूछा जाए, मत मूल्य कहां है? तो अपने उत्तर प्रदेश यानी अपने यूपी में है। कहां है? यूपी में है। लेकिन यही महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितना? 175 मत मूल्य आ जाएगा, 175 मत मूल्य आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मत मूल्य आता है। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं? यानी मत मूल्य निकाल लेते। तो अगर स्टेटमेंट हम आपसे ये कहें कि प्रत्येक राज्य विशेष के स्तर पे एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है तो ये बात गलत नहीं होगी बल्कि सही होगी। और यही स्टेटमेंट 2018 का कब पूछा गया? यही स्टेटमेंट 2018 का जब यूपीएससी का पेपर हुआ तो उसमें डाला गया था कि राज्यों के स्तर पर एमएलए के मत मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी उसमें परिवर्तन होता जाता है। अगर राज्य की जनसंख्या ज्यादा है और वहां पर एमएलए की संख्या ज्यादा है तो मत मूल्य भी अलग आएगा। अगर राज्य की जनसंख्या अलग है और एमएलए की संख्या अलग, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या, कुल जनसंख्या
और एमएलओ की संख्या अलग अलग होती है तो उनके मत मूल्य भी अलग अलग आते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका मत मूल्य बराबर होता है, उनका मत मूल्य अलग अलग नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का एमपी हो, एमपी एमपी होता है, इनका मत मूल्य बराबर होता। तो ये स्टेटमेंट अलग से डाला गया था कि राज्यसभा के लोकसभा के एमपी का मत मूल्य राज्यसभा के एमपी के मत मूल्य से ज्यादा होता है। आंसर है नहीं, चाहे लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का, दोनों के एमपी का मत मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। मत मूल्य दोनों का क्या होता है, दोनों का मत मूल्य बराबर होता है। अब यहां पर यानी मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको पता चल गया। अब आगे हम इसी के आगे हम एक चीज और देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कोई भी आएगा उसको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? आंसर है नहीं। इसके पहले 1974 तक यही खेल चलता था, कोई भी मुंह उठा के चला आता था और कम से कम कुछ नहीं होगा तो इतिहास में नाम ही दर्ज होगा कि हम भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, लेकिन 1974 में परिवर्तन किया गया और अब कहा गया कि आपकी उम्मीदवारी तभी तय होगी जब कम से कम 50 लोग आपके प्रस्तावक हों। प्रपोजल आपके क्या, प्रपोजल्स आपके कितने हों, 50 लोग प्रस्तावक हों और अगले 50 लोग, अगले 50 सदस्य आपके क्या होने चाहिए, ये सेकंडर यानी क्या होने चाहिए, सेकंडर्स होने चाहिए। सेकंडर्स का मतलब हुआ कि अगले 50 लोगों के द्वारा यानी अगले 50 सदस्यों के द्वारा 50 प्रस्तावक और अगले 50 सदस्यों का समर्थन आपको होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जब तक आपको 100 सदस्यों का यानी 50 और प्लस 50 प्रस्तावक और 50 आपके सेकंडर्स इनका समर्थन नहीं प्राप्त होगा तब तक आप किसी भी कीमत पर यानी राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित नहीं होंगे। भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के लिए अनिवार्यता, घोषित होने के लिए अनिवार्यता। इतने नहीं, आप सीरियस कैंडिडेट आए मैदान में, केवल नाम के लिए नहीं कि फला व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए यानी आया था, तो इसके लिए क्या कहा गया कि आपको 15,000 रुपये जमानत राशि, इसको बोलते हैं जमानत राशि। जमानत राशि इसको कहां जमा करना होगा, तो आरबीआई, या तो आरबीआई के पास जमा करिए 15,000 रुपये, या ट्रेजरी ऑफ इंडिया, या ट्रेजरी ऑफ इंडिया, भारत के राजकोष में जमा करिए, भारत के राजकोष में, या फिर संचित कोष ऑफ इंडिया, संचित कोष भारत के। तो यहां किसी में भी आप 15 नॉर्मली लोग आरबीआई के पास ही 15,000 रुपये क्या एक मुफ्त आपकी क्या है राशि जमा होती है भारत के राष्ट्रपति के कैंडिडेचर के लिए, उम्मीदवारी के लिए। अगर ये दो काम आप कर लेते हो तभी आप भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित होंगे। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या होंगे, उम्मीदवार आप घोषित होंगे। तो हमने क्या बताया, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए ये दो कंडीशन चाहिए। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। वो तरीका एमएलए और एमपी के मत मूल्य को कैसे बराबर किया जाता वो भी हमने आज की क्लास में जाना और समझा है।
जाना और समझा है। तो इसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की आज हम प्रक्रिया समझ लिए हैं, और कल की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व उनके द्वारा विशेषाधिकार, अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां, छूट जो मिली हैं उसको भी हम समझेंगे, और अब तक के कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति हुए, उनकी क्या खासियत रही है, अभी हाल फिलहाल में भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ वो आपका यानी कौन कौन से मेंबर उसमें टोटल कितने शामिल हुए, यानी श्रीमती जो मुर्मू साहब हैं ये किस क्रम की हैं, इनको भी हम समझेंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में हमारा ये राष्ट्रपति कंप्लीट होगा। फिर आपको क्या करना, जो लिख रहे हैं ये आप अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन पे फोकस करिए। यकीन मानिए इसके बाहर ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना भविष्य में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वादा हमारा है। तो ये क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।